बोलेंगे बोलेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे हिस्टोरिक अचीवमेंट की जो सिर्फ इकोनॉमी, साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी भारत के लिए रखता है। बहुत अहम है। और 20 सितंबर को यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बताया कि भारत ने कार्लसबर्ग रिज में जो इंडियन ओशन है उसमें पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सक्लूसिव राइट सिक्योर किए हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट भारत को 15 साल के लिए मिला है, जिसमें 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो एक्सप्लोर करने का अधिकार भारत को मिला है। और इसी के साथ भारत का आईएसए के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिक्योर करने वाला भारत पहला देश बना है। और ये भारत का जो डीप ओशन मिशन है उसका ये हिस्सा नहीं है, लेकिन जो भारत की ब्लू इकोनॉमी लीडरशिप है उसके लिए काफ़ी ये अहम हो सकता है। इसी को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और उमेश जी से हम बात करेंगे कि कितना अहम है, कितना एज मिलेगा पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के एक्सप्लोरेशन का एक्सक्लूसिव राइट भारत को मिल रहा है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जी बिल्कुल। उमेश जी, जय सिया राम। लेकिन उमेश जी, जो ये माइलस्टोन है सिर्फ भारत के जो डीप ओशन मिशन की हम बात करते हैं उसका हिस्सा ही नहीं है, बल्कि जो भारत की इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी, उसकी लीडरशिप में भारत का इजाफा करता है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो एक्सक्लूसिव पीएमएस एक्सप्लोरेशन का राइट भारत को मिल रहा है, ये भारत को जो डीप सी मिशन की हम बात करें या लीडरशिप की हम बात करते हैं उसमें कितना और कैसे एज देता है? देखिए अंबर जी, भारत की जो कोस्ट लाइन है वो 7,518 किलोमीटर की है। और कोस्ट से जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो भी भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसके अंदर हमने देख लिया कि अंडमान और निकोबार के अंदर हमारे को $20 ट्रिलियन का हमें हाइड्रोकार्बन्स मिला भी है। और इसके कारण हमारी जो समुद्र क्षेत्रफल है वो 11,099 किलोमीटर हो चुकी है। ये जो हमें मिला है कार्लसबर्ग ब्रिज में, इसके अंदर बताया जाता है, जिसमें आपने बताया कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का हमें एक्सक्लूसिव राइट्स मिला है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें भारत को बोला गया है कि वो एक तरह से ओशन के नीचे जो खनिज पदार्थ है जिसको हम पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स बोलते हैं उसको एक्सप्लोरेशन कर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स है क्या? एक तरह से जो ओशन के नीचे, जो भारत के ओशन के नीचे जो होता है, दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, जिसके कारण वहां पे बताया जाता है कि वो जो लावा है वो बाहर निकल के आता है। और वो जैसे ही बाहर निकल के आता है उसके, और वो वहां पे जब वाटर के साथ उसका जब कॉम्बिनेशन होता है तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स बनता है। और इस पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की कितनी मात्रा है वो हम एसेस कर पाएंगे। इस पॉलीमेटालिक जो सल्फाइड्स है उसमें बताया जाता है गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कोबाल्ट है, निकल है, मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बहुत बड़ा खजाना है। भारत को एक तरह से इनको एक मिल गया है कि वो डीप ओशन में जाके वहां पे उसकी मैपिंग करे, कितने एस्टिमेटेड है, कितने रिसोर्सेज है ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स का। और साथ में उसका 3D इमेजिंग किया जाएगा, टोपोग्राफी को जो है उसकी एक इमेज बनाई जाएगी, 3 डायमेंशनल इमेज। और इसके लिए भारत ने समुद्रयान प्रोजेक्ट भी एक तरह से लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने पहले भी बताया था आपको कि 6,000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर नीचे हम एक पॉड जैसा कुछ भेजेंगे, 3 लोग इसमें जा सकते हैं। और वो ओशन की टेस्ट बेड, ओशन की बेड में जाके वहां से सैंपल्स उठाएंगे, वहां पे एक तरह से उसकी इमेजरी निकाल के हम एक तरह से पूरा, मतलब जो ओशन के बीनीथ जो खनिज पदार्थ है उस सबको एनालाइज होगा, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होगा। और ये ऐसे होगा कि वहां की डाइवर्सिटी और इकोलॉजी है उसको डैमेज किए बिना ये काम होगा। इससे क्या होगा, भारत एक तरह से पहला नेशन है जिसको जो 2 पॉइंट है उसको वहां पे 2 पॉइंट पे उसको ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स का एक्सट्रैक्शन एक्सप्लोरेशन करने का एक तरह से इजाजत मिला है।
देखिए अमर जी, ये आपने जैसे बताया कि ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी है कि हम इन जो न्यूक्लियर ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इसके पदार्थ को हम निकाल के प्रोसेस कर पाएंगे और आगे जो भारत की ग्रोथ के लिए ये रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही हमारे डिफेंस के लिए हो जाए, भले ही हमारे एरोस्पेस के लिए हो जाए, या ईवी के हो जाए, या सेमीकंडक्टर्स के लिए हो जाए। और भारत को अब एक तरह से एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना ने हमें जो मैग्नेट्स है उसको डिनाई किया है पिछले दिनों, और अभी भी हमें चालू नहीं किया है। अब इस इसको हम जब एक्सप्लोर करेंगे, हम चाइना की जो मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स के जो रिजर्व है, रिसोर्सेज है, उसपे हम एक तरह से ऑल्टरनेट बन सकते हैं। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी बोला है कि हम एक स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व बनाने वाले हैं, जो काउंटर करेगा चाइना की इस वेपनाइजेशन प्रोग्राम को। और इसी के लिए एक तरह से हमने आईएसए में अप्लाई किया, और आईएसए ने हमको एक तरह से इसकी एक्सप्लोरेशन की इजाजत दे दी है, और ये 15 साल के लिए दिया है। जी, बिल्कुल और ये अधिकार हासिल करने वाला भारत पहला देश है। लेकिन उमेश जी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसको एक्सप्लोर करने का अधिकार भारत को मिल रहा है। कितना इकोनॉमिक पोटेंशियल आपको इसमें नज़र आता है? और साथ ही साथ जो रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स हैं, उससे भारत की जो टेक और डिफेंस इंडस्ट्री है, उसको कितना बूस्ट मिल सकता है? देखिए, मोस्टली मेरे ख्याल से भारत की जो टोपोग्राफी है, जो भारत इस कार्लसन ब्रिज के पास है, तो खास इसके कुछ लिए भारत को आईएसए ने एक तरह से इसकी एक्सप्लोरेशन की इजाजत दी है। और इससे पहले भारत को सेंट्रल इंडियन ब्रिज और साउथ वेस्टर्न इंडियन ब्रिज में भी पीएमएस के एक्सप्लोरेशन की इजाजत मिल गई है। सेकेंड, भारत फोकस कर रहा है अपनी ब्लू इकोनॉमी पे। थर्ड, आप ये भी देखिए कि भारत ने एक तरह से वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहा है पॉड्स भेजने के लिए, मराइन पॉड्स भेजने के लिए, जिसको हम समुद्रयान बोलते हैं। फोर्थ, आप ये भी देख लीजिए कि भारत अब एक तरह से इस अपनी जो समुद्र फल एरिया है इंडियन ओशन रीजन में, नेवल शिप्स बना रहा है, वहां पे वो फ्रिगेट्स बना रहा है। एक तरह से जैसे अंडमान एंड निकोबार के अंदर वो उन्होंने अभी निकोबार टर्मिनल में 72,000 करोड़ हम लगा रहे हैं। तो इसी के अलावा लक्षद्वीप में हम फॉरवर्ड पोस्ट भी बना रहे हैं, जिससे हम एक तरह से वहां पे कंट्रोल कर पाएंगे। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे मुझे लगता है आईएसए को मालूम है ये प्रोजेक्ट वायबल होगा। और इसके कारण भारत का जो डिफेंस टेक इंडस्ट्री है, यहाँ पे हम वो जैसे ही हम वो ये एक्सट्रैक्ट करेंगे, सरफेस पे आके इसकी क्या वो जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स है, उसके अंदर कितनी मात्रा कितने मेटल की है, हमें समझ में आ जाएगा। और फिर बाद में उसको प्रोसेस रिफाइनिंग करके कैसे कमर्शियली वायबल होता है, वो भी देखने वाली बात है। बट ये जो रिजर्व्स हमें मिलने वाले हैं, एक तरह से आप देखिए बहुत बेशुमार रिजर्व रहेगा कि एटलीस्ट कम से कम 100 ईयर्स के लिए हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके लिए आप ये देखिए कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री, भारत की ईवी इंडस्ट्री, एरोप्लेन इंडस्ट्री, और फिर बाद में सेमीकंडक्टर्स, एवरीबॉडी विल बेनिफिट अ लॉट। देश के अंदर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के जो देश को जो संबोधन किया था, उसके अंदर भी बोला था कि देश के जो तटीय रिसोर्सेस है, जो खनिज पदार्थ है, वो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए महासागर इनिशिएटिव भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये सब चीज सबको समझ में आ गया कि द रिलायबल नेम इन इंडियन ओशन रीजन इज भारत। अगर वहां पे अगर कोई भी आपदा आ जाती है, तो ओनली नेशन विच कैन हैंडल इफेक्टिवली इज इंडिया, क्योंकि उनके पास सबमरीन भी है, उनके पास नेवल पावर भी है। और एक तरह से कोई भी इवेंचुअलिटी, और एक भी बड़ी बात है, जो प्रोजेक्ट आएगा उसको वायबल भी करना जरूरी है, भारत के पास वो मार्केट भी है। तो सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के हिसाब से आईएसए ने ये जो लाइसेंस है एक्सप्लोरेशन का, वो भारत को दिया है। उमेश जी आईएसए के अंडर 2 कॉन्ट्रैक्ट रखने वाला भारत पहला देश है। और ये हासिल करने के बाद ये अधिकार जो भारत को मिला है, भारत का की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है,
वो कितनी और बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसमें भारत को कितना एज या फिर कहीं लिवरेज क्रिएट करेगा भारत? मेरे ख्याल से भारत ने पहले से ही स्टेप्स ले चुके हैं कि वो एक्सप्लोरेशन के साथ बाद में जो रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत होगी, उसके लिए वो ऑलरेडी वो काम चालू कर चुका है। और भारत ने जो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में बताया जाता है कि उन्होंने एक तरह से जो मानव रहित टेस्ट स्पॉट्स भेज भी दिए हैं और ओशन के अंदर से उन्होंने सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। तो ये चीज़ है कि भारत की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान बनेगा, क्योंकि देश का जो हम अभी चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स लेते हैं और जिस हिसाब से चाइना अपनी मर्ज़ी से दाम बढ़ाता और घटाता है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हो जाता है इंडस्ट्रीज़ को। भारत के पास अपना खुद का रिसर्च रहेगा, हम रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज़ लेके आएँगे बाहर से और देश में भी डेवलप कर सकते हैं। तो उससे यहाँ पे जो वायबिलिटी होता है, कमर्शियली वायबिलिटी होता है, वो बन पाएगा। स्केल तो हमारे पास है, डिमांड हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडीमेड मार्केट है हम लोग। एक ही चीज़ है कि हमें वो जो प्रोजेक्ट्स है उसको कमर्शियली वायबल करना है और कमर्शियली वायबल करने के लिए हमें अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि भारत उसके ऊपर काम भी कर रहा है और वहाँ पे बताया जाता है कि जिस हिसाब से हमने कोस्टल रीजन में डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है, जैसे महासागर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज़ भी किया जा रहा है। शिप जो आ रहे हैं, उनका टर्न अराउंड टाइम आज 0.9 डेज़ हो चुका है। मतलब जल्दी-जल्दी जो भी कंटेनर्स हैं, उनको उतारा जा रहा है, डिस्पैच किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो चुका है, जिसके कारण हमारा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, वो भी कम हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जो रिफॉर्म्स भारत ने इनिशिएट किए हैं और कमर्शियली वायबल करना है ये प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑलरेडी इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स जो चाहिए, वो चालू कर दिया भारत ने। लेकिन उमेश जी, डीप ओशन मिशन की बात करें या फिर ब्लू इकोनॉमी की बात करें, ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इन सब से जो भारत की अगर हम बात करें, किस तरह से सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्सप्लोरेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो कितनी हद तक प्रभावित हो रही हैं, और किस तरह से हम इन चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, भारत जो भी काम करता है, वो चाहता है कि एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और हुँ। बिना एनवायरनमेंट को अफ़ेक्ट किए बिना हम वहाँ पे एक तरह से रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो स्लो होगा काम, बट इकोलॉजी को डैमेज नहीं होगा और भारत का इस समय रिकॉर्ड भी यही सही है कि भारत जहाँ पे भी जाता है, वो हुँ, एक तरह से अपनी जो इकोलॉजी है, हुँ। उसके मापदंड को फ़ॉलो करता है, ताकि वहाँ की जो इकोलॉजी है बहुत डेलिकेट होती है, इसको बहुत माइन्यूट तरीके से मैनेज भी करने की ज़रूरत है। तो कम से कम इकोलॉजिकल डैमेज में एक तरह से ये रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और देश के अंदर ही हम इसको रिफाइनिंग और रिसाइक्लिंग भी कर पाएँगे। जी। उमेश जी, अगर हम इंडियन ओशन सिक्योरिटी और मैरीटाइम डोमिनेंस की बात करें, तो उसमें ये कितना स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इसकी होती है? देखिए, स्ट्रैटेजी तो ऐसा है कि एक जहाँ पे है भारत, आज उसकी जो लोकेशन है, इतना मतलब सही लोकेशन पे है कि इंडियन ओशन रीजन में कोई दूसरा देश है, इसको एक तरह से वो इतना बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट ले ही नहीं पाएगा। उसकी फंडिंग करने की और उसको एक तरह से ये सब हाई फंडिंग प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें जेस्टेशन पीरियड 10 से 15 साल का होता है। तो दूसरी इकोनॉमीज़ मैनेज नहीं कर पाएगी, सिर्फ़ भारत ही मैनेज कर सकता है और नहीं तो दूसरी इकोनॉमी तो एक तरह से उसको पड़ा ही रहेगी। यहाँ पे ऐसा है कि शायद चाइना हमको एक तरह से कॉम्पिटिशन देने वाला था, बट कहीं न कहीं वर्ल्ड के अंदर एक तरह से जो बोला जाता है कि चाइना प्लस वन एक एडिशनल सप्लाई चेन क्रिएट करने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे ख्याल से ये जो प्रोजेक्ट्स का जो राइट्स है, इन्होंने भारत को दे दिया है और भारत इसको एक तरह से अपने बेनिफिट के लिए और सिर्फ़ अपने बेनिफिट के लिए नहीं, एक्सपोर्ट मार्केट को भी कैटर करने के लिए बहुत बड़ा काम कर होने वाला है। उमेश जी, अगर हम बात करें यूएस और चाइना की, क्योंकि चाइना की अगर हम बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मटेरियल
की जो मार्केट है उसको डोमिनेट चाइना करता है। इसके बाद चाइना, यूएस की बात करें, क्योंकि यूएस भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पीछे पड़ा हुआ है, क्या रिएक्शन, क्या मैसेजिंग इससे नजर आती है? देखिए, चाइना जो है आज की डेट में चाइना और अमेरिका दोनों एक तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स में कूद चुके हैं। अमेरिका तो ऐसा है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए वो सत्ता रेजिम भी चालू करवा दिया है। उन्होंने पाकिस्तान में किया, अभी आपने देखा बांग्लादेश में किया, म्यांमार में चालू हो गया है। नेपाल के अंदर भी बताया जाता है कुछ एरियाज में रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं। टोपोग्राफी वहां भी ऐसी है। इसके लिए शायद ओली सरकार को हटाया गया। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए, जहाँ पे भी इवन आप देखिए ग्रीनलैंड के लिए जो झगड़ा चल रहा है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए ही है। कनाडा को भी अमेरिका अपना भाग इसके लिए बनाना चाहता है क्योंकि वो कैनेडियन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। सेम चीज़ उसने कोंगो में किया। और कहीं भी अगर रेयर अर्थ मिनरल्स होता है और चाइना का इंटरफियरेंस और उसका दबदबा हो रहा है, अमेरिका चाइना को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार में चालू हो चुका है और हुँ, अब आप देखेंगे कि सब जगह ये रेप्लिकेट किया जाएगा। जहाँ पे भी चाइनीज़ समर्थित सरकारें रहेगी, जो रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन का काम करती है, उनको बदला जाएगा। ओके। अगर उमेश हम इस माइलस्टोन की बात करते हैं, तो ये भारत के लिए और जो भारत की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है, उसके लिए कितना अहम है, कितना बड़ा अचीवमेंट है? देखिए, भारत के अभी तक मैं आपको ये बता दूँ ये एक्सप्लोरेशन स्टेज पे है। पहले हमें उस एरिया की मैपिंग करनी पड़ेगी, पहले एस्टिमेशन देना पड़ेगा कि कितने हुँ, रिसोर्सेज़ हैं। उसी हिसाब से टोपोग्राफी नीचे की टोपोग्राफी कैसी है, उसकी 3D इमेजिंग एंड मैपिंग करनी पड़ेगी। तो इसके जी, ऊपर कॉस्ट पहले तो कॉस्ट लगने वाला है 10 से 15 साल में। 10 से 15 साल के बाद ही आप इसके अंदर से एक्सट्रैक्शन कर पाओगे। तो जी, अभी जो है इसके लिए एक तरह से फ्यूचर के लिए ये अच्छा काम हो रहा है। प्रेज़ेंट में हमको कोई बेनिफिट नहीं आएगा। ये पहले बात समझ लेना चाहिए क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमने पहले बोला कि भारत की ग्रोथ आ जाएगी। इमीडिएट ग्रोथ नहीं आने वाली। बट फ्यूचर में जैसे-जैसे हम इसकी मैपिंग करते रहेंगे 10 साल के बाद आप देखेंगे एक तरह से जो मिनरल्स हम आज चाइना पे मँगाते हैं, भारत में बनना चालू हो जाएगा 10 इयर्स के अंदर। ओके। तो उमेश जी, अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स और जो स्टार्टअप्स हैं, उन सबको इसमें लाने की बात करें, इस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व करने की कुछ करें, तो जो भारत में इनोवेशन और इंडिजिनस टेक की बात कर रहे हैं, उसको क्या एक्सेलरेट किया जा सकता है? देखिए, इस टाइम पे नहीं किया जा सकता, एक्सप्लोरेशन टाइम पे। एक्सप्लोरेशन टाइम पे भारत की जो सरकार है, उसी को फंड्स लगाना पड़ेगा। उसी को एक तरह से इसके ऊपर एक तरह से इसमें फंडिंग करके एस्टिमेशन डालना पड़ेगा। फ्यूचर में भारत सरकार जो है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जिनके पास डीप पॉकेट्स हैं, उनको लीज़ कर सकती है लाइसेंस या रॉयल्टीज़ के नाम पे। ये एक तरह से हो सकता है। स्टार्टअप्स में एक ही चीज़ हो सकता है कि या तो वो माइनिंग टेक्निक्स के ऊपर काम करें और भारत की जो पीएसयूज़ है इसमें इन्वॉल्व होगी, उसके साथ मिलके वो कुछ यहाँ पे एक तरह से कमर्शियली वायबल एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज़ अगर कर पाएँ, तो करें, नहीं तो मोस्टली इसके लिए डीप पॉकेट चाहिए और मेरे ख्याल से बड़ी-बड़ी प्राइवेट संस्थाएँ और और सरकार को इसके अंदर काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, एक्सप्लोरेशन का अधिकार भारत को मिला है और भारत 2 इस तरह के मुआइदे करने वाला आईएसए के साथ पहला देश है और भारत के लिए ये बड़ा अचीवमेंट है। और अब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के इस क्षेत्रफल को एक्सप्लोर करने का भारत का अधिकार है। उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी बहुत अर्ली स्टेज पर है। आगे चलकर इसमें हम और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हम इसमें इन्वॉल्व होते हुए देख सकते हैं। उमेश जी, आपने इस मुद्दे पर हमारे साथ बात की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम, उमेश।